प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया इसरा, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मेरिट पर जेल से रिहाई होगी। बानी पीटीआई ने वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन ने पार्टी छोड़ने वालों पर बिजलियां गिरा दी। खान का फवाद चौधरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं को वापस लेने से साफ इनकार। जनरल बाजवा पर अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन अलीम खान से मुतालिक बड़े इंकशाफात कर दिए। तरीन अलीम पार्टी क्यों हारी, अहम राज बता दिए। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती करार। दूसरी जानिब कई मेंबरान असम्बली पीटीआई की मौजूदा क़यादत के खिलाफ खड़े हो गए। इख्तिलाफात शदीद, पार्टी में फूट पड़ गई। नताइज क्या होंगे इस केस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इद्दत निकाह केस। बानी पीटीआई और उनकी एहलिया रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी। खावर मानिका अपना मौक़िफ़ जीत गए। पीटीआई का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का ऐलान। और इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस की करारदाद बिला जवाज करार। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। सफारती नाकामी की सख्ती से तरदीद, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में अफगानिस्तान के अंदर भी टारगेट का इंदिया दे दिया। आने वाले दिनों में मगरबी सरहद पर हालात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना हरगिज मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जजेस के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी से मुतालिक क्या बात की, आज की समात का क्या अहवाल रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। फैज़ वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं क्योंकि इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और उसके ऊपर बात भी होने वाली है और आपकी प्रेडिक्शंस के हम मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी माफ़ी जो आपने मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी आपने मांगी, आपने एक सख्त स्टांस लिया था इसके ऊपर। फिर आपने ये कैसे डिटर्मिन किया कि आपको ये गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मैं खड़े पे बैठे हैं आधे आदमी के सामने भी गलती पर माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने मुझे एक और डायरेक्शन दी, शायद मेरी इस्लाह के लिए बेहतरी हुई कि उन्होंने मजहब, कुरान शरीफ, हदीसों की तरफ उस वक्त डिस्कशन हुई, डिबेट हुई उस दिन। तो मैंने भी स्कॉलर से पूछा मेरे क्या राइट्स हैं और मैंने क्या गलत काम किया है। तो उसमें जो कुरान शरीफ की, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैं भी स्कॉलर से पूछूं कि क्या है। तो उन्होंने उसके अंदर मुझे बड़ी क्लैरिटी बताई। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि हवालों के साथ, कुरान के साथ, जो मेरे जवाब का हिस्सा होगी है कि अगर आप जस्टिस के लिए, उसके वकार के लिए, अगर आप ना कहीं भी कंटेम्प्ट अगर आपने की नहीं भी है और आप माफी मांग लेते तो वो पीस के लिए, हम्बलनेस के लिए, अदालती वकार के लिए, काजी के वकार के लिए बेहतर है। तो मुझे तो उसको कोई शर्म नहीं है। मैं ना मजहब से बड़ा हूँ, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ, और ना मेरा कोई उस वक्त ऐसी कोई इंटेंट थी। लेकिन उसमें फिर आगे मैंने ये भी पता किया कि कोई जज इल्जाम लगा सकता है, उसकी भी बड़ी वाज़ेह, उसमें जन्नती दोज़खी जजों का भी जिक्र किया, कुरान शरीफ में किया, हदीसों में किया, मैंने वो भी हिस्सा डाला है। उसके बाद क्या आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, उसका भी जिक्र है। तो वो बहुत सारी चीजें, और आप अगर माफी मांगते हैं और वो काजी से मांगते हैं या कोर्ट से मांगते हैं तो हदीस कहती है कि माफी आपको मिलेगी। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी मेरे डे 1 से थी। जिन्होंने की है कंटेम्प्ट, उन्होंने नाम लेके की है, पीटीआई ने लोगों ने की है, मौलाना साहब ने जान से मारने की धमकियां दी हैं, बहुत सारी चीजें एविडेंट है, रिकॉर्ड पे हैं। वो कंटेम्प्ट डायरेक्ट बनती है। लेकिन फिर ही मुझे कोर्ट ने बुलाया, मैंने कंटेम्प्ट नहीं की थी, उनको फिर भी कहीं लगा कोई भी ऐसी चीज हुई तो मजहब के हिसाब से, आइन और कानून के हिसाब से, अदलिया के वकार के हिसाब से मैंने अनकंडीशनल अपॉलजी की है। तो मेरा डे 1 से सांस था। बट एट द सेम टाइम मेरे पर भी इल्जाम लगे, उसका गाला भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो भी देख लेते हैं आगे। अच्छा, आप तो अजाले की बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन अभी पहला सवाल तो ये है कि आपको यकीन है कि जो आपकी अपॉलजी है ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी? अगर नहीं की जाती तो क्या होगा? देखिए ये तो सवाबदीद कोर्ट की है, लेकिन कुरान शरीफ और हदीस कह रही है कि अगर आपने इंटेंड नहीं की और आपने माफी मांग ली पीस के लिए, वकार के लिए, इज्जत के लिए, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उस पर कहा कि 2 इदारे आमने सामने आए नहीं, नजर ना आए, और उन्होंने
बहुत एक बेहतरीन बात थी और मेरी तंबीह किया मुझे बेहतर बनाने के लिए। उस एहसास के तहत तो कुरान शरीफ और हदीसों के अंदर ये भी है कि आप अगर एक चीज कर रहे हैं तो लॉर्ड से आप जब फॉरगिवनेस मांगेंगे तो वो भी फॉरगिव करेंगे। कुरान कह रहा है, हदीसें कह रही हैं और ये उनका पूरा सवाल है, उनका पॉजिटिव है। सर जी बड़ी मेहरबानी, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मेहरबानी सर जी। आप कुरान शरीफ और सूरत और हदीस के हिसाब से फॉरगिवनेस बनती है, मैंने तो किया नहीं। और प्लस उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सब अगर वो जवाब पढ़े उसमें है कि आप सिलेक्टेड जस्टिस नहीं कर सकते, बायस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट किया तो उसके साथ होना चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट या इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट भी नहीं किया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमेशा से जैसे आपका एक स्टांस रहता है, ये लगता नहीं है। मैंने वो ये पढ़ी है आपकी सारी जो आपने ये सबमिट अपना जवाब अपना जमा करवाया जिसमें आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी की है, कि मजहबी टच कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? कि उसमें जो रेफरेंसेस आपने दिए हैं जो अभी भी दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब कोई बंदा कोई इश्यूज़ हों, क्योंकि पब्लिक हो, इंस्टीट्यूशंस हों, तो मजहबी टच को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इमरान खान साहब के हवाले से भी बातें होती थी, आपके जो फॉर्मर लीडर थे। तो आपको पहले ये मशवरा कैसे जहन में आया कि मुझे जाके इनसे जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे मिलना चाहिए? हालांकि अगर इन मामलात में तो बंदा जाके वकील से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ वो देखता है। आप मेरा ख्याल है पहले होंगे जिनको ये कंटेम्प्ट का नोटिस किया है, कि जिन्होंने एक कानून के लोगों के पास जाने की बजाय मजहबी लोगों के पास गए और कुरान पाक और वहाँ से अगेन उसमें हदीस मुबारक से आपने रेफरेंसेस ढूंढे और जजेस को बताया। बल्कि आपने एक और बड़ी बात लिखी हुई है, अब पता नहीं जजेस को कैसे डाइजेस्ट होगी। आपने कहा जनाब कि उसमें जो अच्छे जज हैं वो तो जन्नत में जाएंगे, बुरे जज जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो सर जी आप उनसे या अपॉलॉजी कर रहे हैं या उनको वार्न कर रहे हैं कि जनाब के आप देख लें कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो आपके साथ ये कुछ भी हो सकता है? रऊफ साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं क्लैरिटी अब कर दूं कि मजहब और हदीस और कुरान शरीफ की आयतें, मैं तो ना आलिम हूं ना मजहबी हूं ना फरिश्ता हूं, हम भी नहीं, कोर्ट में ही हुई है मेरी पहली हेयरिंग में जी। कि मजहबी तौर पे भी मेरी क्या गलती है, ये जनरली क्या है, और आयतों का भी हुआ उसमें हाफिज साहब थे, उन्होंने जी सूरत निसा का हवाला है, आपने सूरत निसा का हवाला दिया उसमें जी। तो उसपे फिर सूरह इमरान भी है, फिर सूरह हुजरत भी है, तो फिर तो बहुत सारी सूरतें हैं। और मेरे ख्याल से मेरी शायद बेहतरी के लिए तो मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो कुरान शरीफ की रोशनी के अंदर और हदीस की रोशनी में बात हो रही है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस जिससे कोट हुई है वो भी उसका भी जिक्र है, आयत का भी जिक्र है। तो मैंने किसी के लिए जहन्नुम और जन्नत और अच्छी और बुरी बात नहीं की। कुरान शरीफ और सूरतें और हदीसें बोल रही हैं, मेरे लिए भी बोल रही है। तो मैं अगर उसका गुनाहगार होते हुए बिलीवर हूँ और मेरा फेथ है और मैं उसके तहत आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने की अनकंडीशनल अपॉलॉजी कंटेम्प्ट ना करते हुए भी की, तो फिर कंटेम्प्ट जिन्होंने किया है उनके साथ मेरे पे जो इल्जाम लगा वो, और मेरी जज साहब की जवाबदीद है, रास्ता डायरेक्शन तंबी तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी की है, मेरी बेहतरी के लिए की है। सो आई टेक इट दैट वे। मैं तो डे वन से मेरा स्टांस बड़ा क्लियर था उसमें। अगर ये मेरी बड़ी क्लैरिटी है उस आपके नाम में मजहब से बड़ा हूँ, ना मैं हदीसों से बड़ा हूँ नाज़ुबिल्लाह, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ। तो मेरी क्लैरिटी डे वन से थी, उसको रिफ्रेश कर दिया है। अच्छा ये मुमकिन था सर? यूजुअली हम देखते हैं कि जब इस तरह के केसेस माजी में हुए, हमने देखे हैं जो रिसेंट पास्ट है 2016-17 के बाद पनामा केस के बाद, ये तलाल चौधरी साहब थे, दानियाल अजीज़ साहब थे, निहाल हाशमी साहब थे, इवन मुझे याद है उसमें नवाज शरीफ साहब को तो इन अदालत में बुलाया गया था, और 2-3 प्राइम मिनिस्टर थे, गिलानी साहब को बुलाया गया, राजा परवेज़ अशरफ थे, दीगर भी थे। तो यूजुअली तौर पर देखा जाता है कि इतनी लंबी अपॉलॉजी अगर देनी है तो इतना लंबा 5-6 पेजेस का नोट नहीं लिखा जाता। जस्ट आप 1-2 पैरों में कह देते हैं मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा मकसद नहीं था। अगर अदालत समझती है कि मुझसे ओवर स्टेपिंग आई एम सॉरी, आई अपॉलॉजी, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने तो पूरा मुकदमा लड़ा है सर। उसके बाद वन लाइनर एक लाइन में आपने कहा जी ओके सॉरी, आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को लगा कि मैंने बुरा किया है। तो आपने तो पूरा केस प्ली किया है सर, रादर देन टेंडरिंग एंड, मतलब ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो नहीं है जो आपने की है। खास से दलील दलाइल और उसमें कुरान पाक हदीस मुबारक कानून आइन को आप लेकर चढ़े हैं, तो कहीं से लग तो नहीं रहा कि आपने लड़ाई से पीछे हटे हैं सर? देखिए रऊफ साहब, मैं आपको बात देखें, रऊफ हसन साहब ने, सैयद शाहीन साहब ने, मौलाना साहब ने और दीगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाम लेके जान से मारने की धमकी की कोर्ट,
नाम लेके जजों की पगड़ी उठा ली है, नाम लेके बेहुदा गलाजत से भरी चीजें हुई हैं। तो सर मैंने तो एक 19 के तहत सवाल किया, उस सवाल के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस सवाल के अगेंस्ट जो जवाब आया वो नॉन सैटिस्फैक्टरी था। 14 दिन तक जवाब नहीं आया। मैंने जवाब मांगा है, कैबिनेट टाइम में बुलाया गया, मैं हाजिर हुआ। तो हाजिर होने का मतलब ये है कि सरेंडर। तो मैं गया, मैं लॉ मेकर हूँ और मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मैं एक पार्लियामेंट को करता हूँ। अगर किसी को लगा इदारा वर्सेस इदारा है वो तो आपसे मुझे खत्म करना है। मजहब मुझे कह रहा है, कुरान शरीफ मुझे कह रहा है, हदीस मुझे कह रही है, आइन कह रहा है, कानून कह रहा है, अदलिया के अदालती इंस्टीट्यूट कह रहा है। तो मुझे तो इस पर अनकंडीशनल पॉलिसी के तहत कोई शर्मिंदगी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुरान शरीफ और हदीस फिर फॉरगिवनेस के ऊपर फॉरगिवनेस देने की बात भी कह रही है, तो फिर कुरान से बड़ा कोई और भी नहीं। ठीक है, तो मेरा फेथ बड़ा क्लियर है। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर कोई चीज होती है तो वो अल्लाह को मंजूर है तो मंजूर है, वो तो मेरे हाथ में प्रोगेटिव नहीं है ना जी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एक आदमी ने कत्ल किया है और एक आदमी कत्ल के रास्ते से भी नहीं गुजरा है, उसको कत्ल की सजा दे दी है, जैसे वो तो फिर अल्लाह की तरफ से कोई चीज है तो मैं तो रोक नहीं सकता। मतलब आपने उनको जजेस को जो मैंने पढ़ा है आपका सारा, आपने डिफेंस पर उनको लेकर गए हैं कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर तो जितने आपने रेफरेंसेस दिए हैं वेरी नोबल ये रेफरेंसेस, तो फिर वो उनको मतलब डिनाई कर रहे हैं नौज़ुबिल्लाह। नंबर 1 के उसके एग्जिस्टेंस जो है, जो भी माफ़ी के हवाले से एक कंसेप्ट है हमारे इस्लाम का कि माफ़ कर देना सबसे अफजल इसको दर्जा करार दिया गया। एक तो ये है। दूसरी साइड पर आपने ये कहा है कि ये बाकी लोगों का आपने नाम लिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया, तो आपको इससे अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता कि जिन लोगों को नहीं बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक वो मैटर नहीं करते थे, आप मैटर करते थे। यू आर समबॉडी, सो उन्हें लगा है कि अगर वो ये बातें कर रहे हैं उससे हमें हिट किया है, हमें उसका नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्हें बुलाना चाहिए। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट सर कि आपको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकियों को नहीं दिया। आप इसको गिला लेते हैं कि मुझे क्यों बुला लिया, वही नवाज शरीफ वाली बात, मुझे क्यों निकाला, आप कहते हैं मुझे क्यों बुलाया बाकी को नहीं किया। तो आपको तो इस पर थोड़ा प्राइड लेना चाहिए सर। यू मस्ट बी टेकिंग प्राइड कि समबॉडी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया सर, बाकियों को उन्होंने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। आपकी काइंडनेस का शुक्रिया, लेकिन रऊफ साहब मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ सर कि ना मैं मजहब से बढ़ा हूँ, ना मैं कुरान से नाउज़ुबिल्लाह सोच सकता हूँ, ना मैं हदीस, और ना ही मैं आइन और कानून से, और ना ही मैं आइन की अदालतों के वकार से बढ़ा हूँ, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, तो मजहब भी कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है। मेरी इसकी क्लैरिटी है, लेकिन उस क्लैरिटी के अंदर मैं ये तो जरूर आपको कहूंगा ना कि मैं तो रऊफ साहब मैंने तो आपसे बात की थी ना, मैंने आपके घर के पास से गुजरा। अब आपके घर में अगर बल्ब तोड़ा है अब्दुल कद्दूस ने, तो अब्दुल कद्दूस तो कहीं नहीं है, जिसे कत्ल किया है वो भी नहीं है, तो मैं तो सर यहाँ से गुजरा भी नहीं हूँ, तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मेरा ख्याल है अभी कोई रबिया ने कुछ सवालात पूछने आपसे, कोई फर्दर हम दोबारा वापस इस पे आएंगे, तो मेरा ख्याल है जी इनसे मजीद लें जरा। जी कुछ अब मजहब की बात हो रही है तो मैं आज के केस के हवाले से बात कर लेती हूँ। वाडा साहब, आज का जो फैसला है, एक तरफ बातचीत हो रही है, पीटीआई जो है वो बहुत पुरुम्मीद है, उसके जो कुछ रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि बस जो बानी पीटीआई वो बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, जिनमें शेख रशीद ने इस किस्म की बात कही। उन्होंने खुद कही है बैठो, फैसल वाडा साहब खुद कहते रहे हैं कि वो जी जी बिल्कुल, आपने खुद कहा कि वो नहीं आ रहे बाहर। अब आज का जो फैसला अगर हम देखते हैं तो इसके बाद आपको क्या मामलात लग रहे हैं, बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं बानी पीटीआई या नहीं? रबी साहब, मैं तो आज से नहीं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, बदकिस्मती है कि वो शायद मेरी सुन लेते, बात मेरी बात मान लेते। नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे। एक केस निकलेगा, दूसरा केस आएगा, दूसरा केस, तीसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, चौथा केस, पांचवा केस, केस पे केस, केस पे केस, टुकड़ों पे टुकड़े, पार्टी के टुकड़े, पार्टी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े टुकड़े टुकड़े। किस तरह मैं आप लोगों को समझाऊं कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, सब लेटे हुए कॉम्प्रोमाइज है, चाहते हैं वो जेल में रहे, मजीद दलदल में घुस जाए, इनका बस चले तो ये सब कुछ कर दे पार्टी के अपने लोग। जो आज बात करें वो मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ, सब कॉम्प्रोमाइज हैं, सब बातें करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मिले हुए हैं, सब ड्रामेबाजी करते हैं, बोलते कुछ है, 10-10 मिनट के लिए कॉन्फिडेंस में लेके अंदर जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, ड्रामेबाजी चल रही है। इनकी सियासत क्या है इनको कौन जानता है? ये समीर मेरे में तो कोई लीडर नहीं है। इनमें से जो लोग आज फिलकूद कर रहे हैं रऊफ साहब, वो 800 की मीटिंग में ही मैंने नहीं देखे 14 साल में, तो इन बॉनों को कौन जानता है? फर्स्ट ईयर हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी की अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड सिचुएशन होती है।
हम अपवर्ड वेव में थे, इसके फेस थे हम अल्लाह के फजल से। मैं तो खैर निकाला गया, बाकी तो हाथ पैर जोड़ के माफिया तलाफिया करके ड्रामेबाजी सबने की, लेकिन जो डाउनवर्ड ट्रेंड के बौने आज उछल रहे हैं, ये कभी जिंदगी में जस्ट फॉर डिबेट अगर एग्जाम्पल के तौर पे जब पार्टी आई तो ये फिर भी डाउनवर्ड ट्रेंड में होंगे, अपवर्ड ट्रेंड में आ ही नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा फैज वाडा साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, अगर आपने यू मस्ट हैव हर्ड जो फवाद चौधरी साहब ने बातचीत की है, काफ़ी अरसे के बाद वो इस तरह वोकल नजर आए हैं, उन्होंने बड़ी बातें की हैं, उसमें से यही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जो पार्टी लीडरशिप है इस वक्त ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है और इनको गलत लग रहा है अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी बातें उनकी बातें बहुत सिमिलर हैं। कैसे देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट्स को? देखिए, मुझे तो उनकी बातों में, मैं तो उनकी बातों को रीइंडोर्स करूंगा, जो बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल, मतलब ये तो हमने पार्टी के अंदर, मैं आप कह रहा हूँ 800 लोगों की मीटिंग में भी इन लोगों को नहीं देखा, ठीक है। मेरा और फवाद का सिर्फ एक जगह के ऊपर है, वो और शिबली आपस में टिक कर रहे हैं। मैं शिबली साहब की इज्जत भी करता हूँ और मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक था, मैंने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी, और जब वो उनको एडीसी कर रहे थे या असिस्टेंट कर रहे थे, और मेरे शिबली साहब के आज भी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन इज्जत का है, वो पुराना आदमी। लेकिन मुझे दुख ये है कि पीटीआई की बदनसीबी ये है कि आज भी उमर चीमा जैसे लोग लॉयल जो हैं, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। ये वो पार्टी के मुखलिस लोग थे, हम थे जिन्होंने पैसा भी लगाया, खून भी दिया, पसीना भी दिया, एफर्ट भी किए, एनर्जी भी लगाई, एथिकली, मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरीके से हम खड़े रहे। सुख भी देखा, दुख भी देखा, जब खान आ नहीं सकता था टेक ऑन किया, एमकेएम के लंदन को टेक ऑन किया, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ गए, हमने तो अपनी जाने कुर्बान की, पैसा लगाया, इस मारधार लड़ाई से बचाने के लिए ब्रेक थ्रू करवाए, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन चले, मैं तो दे रहा है, दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चांद पे खान साहब बैठे तो सितारों पे पार्टी थी, उन्होंने निकाल दिया। तो मैं तो वो बेशरम आदमी नहीं हूँ, मुझे आज इमरान खान में बुलाएंगे तो मैं अपने पुराने लीडर या मोहसिन जिन्होंने मुझे सियासत सिखाई, जो वो खुद भूल गए, मुझे याद है, तो मैं शायद उनके लिए कुछ कर जाऊं, कोशिश करूं, लेकिन मैं कभी उस तरफ वापस नहीं जाऊंगा, उस दरवाजे पे मैं दस्तक नहीं दूंगा कभी। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं पीटीआई का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इस जगह से आप हट गए, फिर आप खुदाफिज कर दी, फिर मेरिट, क्रेडेंशियल, क्रेडिबिलिटी, गैरत, इंटेग्रिटी आपको ये कहती है, फिर आंधी हो, तूफान हो, फिर झेलो, फिर वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आपने असूल की सियासत नहीं करनी, बेशर्मी बेहयाई की लेट नहीं करनी है, तो फिर तो रउसा मेरे लिए बहुत आने, हर आदमी की तारीफ करूं, हर आदमी का दोस्त बना लूं, हर आदमी अपनी फाइल ले जाऊं, अपने काम करा लूं, मैं ये काम नहीं कर सकता सर। मतलब है आप इस वक्त जो आपकी गुफ्तगू है सर, आप बेसिकली तौर पर फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब का हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी, तरीके इस्तेकाम वो जो उनकी तरीन साहब की थी उसमें चले गए, अब वो दोबारा अपने ट्वीट्स के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द पार्टी बैक। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उनको ये सारी बातें सुना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, नहीं सर, इट्स वेरी क्लियर, वही लोग थे ना जो छोड़ के मुश्किल में। को भी सुनाता हूँ और मैं उसके खानदान को भी सुनाता हूँ, मैं अपने बहनोई को भी सुनाता हूँ, उसकी बीवी को भी सुनाता हूँ, उसके खानदान को सुनाता हूँ। मैं सुनाने में देर नहीं लगाता, तो मैं तीर कहीं और निशाना कहीं करता ही नहीं हूँ, सीधा मारता हूँ, स्ट्रेट फायर करता हूँ मैं सर। तो आप फिर किन की बात कर रहे हैं सर? ये जो अभी आपने बात की है कि जनाब एक दफा पार्टी, रऊफ साहब मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं सर। देखिए रऊफ साहब, जब ये पार्टी 14 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ और उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि देखिए इमरान इस्माइल साहब ने मुझे पार्टी में आने के लिए, जब मैं आया तो मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी पुष्ट पे रहा वो, फिर एक अल्लाह का एहसान रहा कि मैं खान साहब के करीब हो गया। इसी तरह जब वो गवर्नर बन रहा था तो मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि गवर्नर बनेगा, आपको बनाना होगा, और इमरान इस्माइल साहब पूछ सकते, और खान साहब सब मुखालफत, सब चढ़ दौड़े, वो बना। एक उमर चीमा के लिए भी मैंने बहुत लड़ाई की, इमरान इस्माइल ने लड़ाई की, उसको भी पोजीशन मिली। उमर चीमा आज भी मैं कहता हूँ, अली मोहम्मद खान आज भी मैं कहता हूँ, ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी के फेसेस हैं, ठीक है। मैं शिबली फराज साहब की इज्जत करता हूँ, वो भी पुराना आदमी है, लेकिन बाकी तो उसको तो हम जानते ही नहीं, हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी, हम उनको नाम आज भी नहीं जानते, ठीक है। और फिर जिस किस्म की बेहुदा जबान पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रही है, अगर मशहूरी का ये तरीका रहो भाई, तो फिर बहुत अच्छा तरीका मैं आसान बताता हूँ। आपने नाम फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, आपने फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, हालांकि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। पार्लियामेंट में गाली देने से, मशहूर होने से बेहतर है आप चौक पे अपने आप को बराना करके खड़ा करते, पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे, बड़ा नाम होगा आपका। अब तो यही रह गए।
तो अब फवाद चौधरी साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? और दूसरा भी आपने कहा कि मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उन्होंने तो आज ये भी कहा है मालिक साहब के शो में कि जनाब कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारा गलत फैसला था। डू यू एग्री? मैंने सर पार्टी की हद तक रऊफ साहब फवाद की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, बाकी उसका अपना तजरिया है, वो उसकी मर्जी है, वो जो भी बात करे। लेकिन जहां तक उसने पार्टी से बात की, पार्टी के मुताबिक बात की, वो तो मैं 6 महीने नहीं, अब तो 2.5 साल हो गए मुझे निकले हुए। तो मैं तो 2.5 साल से यही बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक के बाद एक अल्लाह ताला ने सारी बातें करते रहे, ठीक, अल्लाह मियां इज्जत बचाता रहा मेरी, और आप सबको समझ में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वर्कर्स इनके कपड़े फाड़ देंगे अब पीटीआई वालों के, ये भी आप देखना। ये रिवायती पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इट इज टू लेट। आप सर हमारे लंदन बनने जा रही है, आप हमारे साथ हैं। आपको पीटीआई पंजाब नजर आएगी, पीटीआई लाहौर नजर आएगी, पीटीआई कराची नजर आएगी। आप हमारे साथ रहें सर। ब्रेक के बाद आपसे और भी कुछ अहम सवालात हमने पूछने। स्पेशली रऊफ हसन ने कहा कि आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है जेल में, तो खान साहब ने कहा ये जो लोग बह रहे हैं जिनको रिहा किया गया, रेफरिंग टू फवाद एंड अदर्स, तो इनको जानबूझकर इनको रिहा किया गया ताकि पार्टी के अंदर लॉन्च किया गया ताकि इनको पार्टी के अंदर मजीद डिवीजन और डिमोरलाइज किए इनको किया। इस पर आपका थोड़ा तबसरा लेना है, मेरा ख्याल हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद फैसल वाडा साहब से इस अहम पॉइंट के ऊपर तबसरा लेंगे और भी मजीद बातें करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आज के स्पेशल गेस्ट फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल वाडा साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब ने एक बहुत अहम सवाल आपसे किया जो रऊफ हसन ने आज की मीटिंग के बाद इंटरप्रिटेशन दी, जो उनसे बानी पीटीआई की बातचीत हुई, इंडोर्स कर रही है मरियम भट्टो साहिबा भी इस चीज़ को। वो भी ये कह रही हैं कि ये एक ग्रुप है जो लॉन्च किया जा रहा है कि वो पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा करे और एक गलत डायरेक्शन दे पार्टी को, जो कि इस वक्त सही नहीं है बल्कि नुकसान पहुंचाएगी पार्टी के नैरेटिव को और पार्टी को। तो डू यू थिंक कि ये बात ठीक है, इस बात में वजन है? और साथ में अभी वो खबर आ रही है, साथ में खबर आ रही है उमर अयूब ने वो इस्तीफा दिया। ड्रामा हो रहा है कि जी रिजाइन कर दिया है। मैंने आपको कहा था ना, ये सब ड्रामा चल रहा है। अब रिजाइन कर दिया है, ट्विटर पे चल गया है, फिर पानी पीटीआई कहेंगे आप तो किसी ने नहीं कहा, आप कंटिन्यू करें, फिर वो उनकी इंसिस्टेंस पे वापस ले लेंगे। अरे गैरत रऊफ साहब, गैरत दिखाएं। गैरत ये है कि जब मुझे पार्टी ने निकाला तो मैंने भी पार्टी की सेनेट की सीट उनके मुंह पे मारी। ये है गैरत। दिखाएं पॉलिटिक्स के अंदर के फैसल वाडा जैसी गैरत कोई दिखा सके। जब मुझे कहा गया कि नोटिस पे जवाब दो, तो जिस आदमी से जवाब देने होगा उस आदमी को 14 साल मैंने हाथ मिलाना बात करना पसंद नहीं की है। वो है गैरत। जब मैं पीटीआई से निकाला गया तो किसी का बाप मुझसे मेरी सेनेट की सीट नहीं ले सकता था जो पीटीआई ने दी थी, मैंने वो भी मुंह पे मारी। गैरत दिखाएं। अगर इस ओहदे से दिया है इस्तीफा तो बाकी ओहदों से भी इस्तीफा दें। ये ड्रामेबाजी ना करें, एक्टिंग ना करें। अब कौम को, वर्कर्स को, पीटीआई के लोगों को पता चल गया। और जो खातून का आप नाम ले रही हैं कि उनकी बात में वजन है, उनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे जो बेसिस थे उनके वजन के नीचे सब धस जाते थे। अल्लाह की मेहरबानी थी। तो जब वजन ऊपर है ही नहीं तो सब उछल कूद कर रहे हैं, पिंचू भी कर रहे हैं और बौने भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी इत्तफाकन शायद अगर कभी आ गई पार्टी तो ये फिर बौने जमीन के अंदर ही होंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा है ये, क्योंकि आज वहाँ पे ये सुना है उनके साथ कोई वहाँ बदतमीजी की गई है, कोर्ट रूम के बाहर गलत कोई नारे मारे गए हैं, उनको कहा गया है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, इल्जाम लग रहे थे, पार्टी वर्कर नाराज थे, पार्टी के अंदर वो नाराजगियां हैं, उन्होंने कहा चले गए हैं जी किसी और को बना दें। जी सर, केपीके का सीएम भी यही ड्रामेबाजियां कर रहा है। केपीके का सीएम, ये आप केपीके के सीएम को कुरान उठवा लें अपने टीवी के ऊपर कि वो मुखलिस है और किसी ने दाएं बाएं ऊपर नीचे बात नहीं करा, खत्म कर दे सर। नहीं दाएं बाएं से क्या मतलब है? टाइम पे उठवाना, रात के टाइम पे ना उठवाना सर। नहीं, उनका दाएं बाएं से क्या मतलब है कि किससे मुलाकातें कर रहे हैं सर? आप खुल के बात करते हैं, आप कहते हैं जी मैं इशारों के नाम पे बात नहीं करता, फिर बताएं सर। हुकूमत के ऐसे तो से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी अपने काम करा रहे हैं सर। सर जी पता तो कराए ना रऊफ साहब, आप वैसे तो कुएं से भी चीजें निकाल के ले आते हैं, 24 घंटे इस काम को दे दें ताकि लोगों को आपके ऊपर तो आपकी तो क्रेडिबिलिटी है, आपको 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। एक एक आदमी आपके सामने उंगलियों पर है, जितना आपका तजुर्बा है उतनी हमारी सियासत भी नहीं है। नहीं, जब आप हमें अवेलेबल हैं सर और इतने मतलब फेयर ब्रांड हैं तो आपसे ही पूछ लेते, हमें 24 घंटे ड्यूटी पे क्यों लगा रहे हैं सर जी? आपको पता है तो आप ही हमें बता दें, हमारे व्यूअर्स को भी सुन लेंगे सर। आप मुझसे क्यों मेहनत करवाना चाहते हैं सर जब आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको चीज़ों का पता है? आप 2-3 सालों से जो प्रेडिक्शन करते हैं, बातें बताते हैं, वही को निकलता है।
आप आगे देखें, इन वर्कर्स के अंदर शऊर आ गया है। हम हमारे जैसे लोग तो सिंगल हैंडेडली 14 साल अकेले गुजारी है, ना हमारे पास लॉबी थी, ना हम पार्टी में किसी से बात करता था, मैं ना किसी को समझता था। अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने इनको उस वक्त भी जूते की नोक के नीचे रखा था, आज भी जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। इनके ट्रोल्स को भी जूते की नोक को सब भी रखता था, आज भी रखता हूँ। तो मैंने तो हमेशा इनको अपने जूते के नीचे रखा है। अल्लाह की मेहरबानी रही कि इमरान खान साहब ट्रस्ट करते थे, मैंने इमरान खान साहब को बचाया, कोशिश की, उनको बताया कि जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं वही गोलियां चलवाएंगे आपके ऊपर, वही आपको जेल में इवेंचुअली खुद अपनी पोजीशन देके आपको भी जेल में डाल देंगे। क्या करें इमरान खान साहब, आपको तो काबिल एतमाद समझते नहीं थे, आपको समझते थे कि शायद आप एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनकी बात करते हैं, वो तो इन्हीं लोगों को ही काबिल एतमाद समझते जिनको आप नहीं अच्छा समझते होंगे, लेकिन खान साहब तो इनको बेहतर समझते हैं, लॉयलिस्ट हैं, आपको नहीं समझते थे। फिर आप देख लेना रऊफ साहब, जिनको वो भरोसा करते हैं वो उनको जेल में ले गए, और जब तक मुझ जैसे लोगों पे भरोसा करते थे वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए थे। हम कुछ ना होते भी अल्लाह की मेहरबानी कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो अब क्या करें पार्टी, मतलब मैं अगेन आई वाज वंडरिंग कि ये पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ क्या करें बेचारे, पार्लियामेंट में वो लड़ाई करते हैं, टीवी शोज में वो लड़ते हैं, ट्विटर सोशल ये कुछ कर सकते हैं, अदालतों में कैसे चल रहे हैं, अब डांग सोटे उठा के वो लड़ तो नहीं सकते जाके दारों पे दोबारा हमले करें, क्या करें वो खान साहब को। भी बानी पीटीआई कह रहे हैं कि वीकेंड पे कॉल देते और नहीं निकलने देते, सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। रऊफ साहब ये कॉल देते हैं, इनको इजाजत मिलती है, फिर काम नहीं होता। और कौन से टॉक शो पे मुझे आप आखिरी में बता दें कि कोई किसी ने आके उदार पुताड़ कर दी हो, कोई किसी ने कोई कॉन्क्रीट चीज कर दी हो। भाई जब पीटीआई का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी प्रेसिडेंट मौजूद था, उसने इमरान खान के अहकामात नहीं माने, अब उतरने के बाद वो उनकी बात कर रहे हैं, आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी रऊफ साहब, आप मुझसे ज्यादा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कर देता प्रेसिडेंट उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, या उतरने के बाद इमरान खान साहब ने कहा था, क्यों नहीं किया? अपना टाइम पूरा किया, टाइम से ज्यादा टाइम गुजारा, सबने मजे लिए। ये आप मुझे बताएं पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन लीडर के अलावा बाकियों को कमरे कैसे मिले हुए हैं? जरा जाएं तो सर पार्लियामेंट हाउस के अंदर चेक करें किस चीज की तख्तियां लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, इनको कैसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, कैसे ये मूव कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं सर, मेंबर पार्लियामेंट है, कमेटीज के हैं, बाकी मतलब उनको ये मेन इससे ये साबित तो नहीं होता वो कंप्रोमाइज, अगर किसी को चेंबर मिल गया, कमरा मिल गया, दे आर पार्ट ऑफ। अगर कानून के अंदर वो चेंबर मौजूद ही नहीं है, वो कानून के अंदर चेंबर मौजूद ही नहीं है, तो किस अंडरस्टैंडिंग के तहत है? अगर मेरी आपकी नाराजगी है तो मैं आपके घर के दरवाजे के बाहर जो गार्ड रूम है उसके अंदर भी आके नहीं बैठ सकता सर, तो मेरी आपकी नाराजगी है, लड़ाई है। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके गार्ड रूम में भी आके बैठा हूँ, मैं आपके ड्राइंग रूम में भी बैठा हूँ, आपका खाना भी खा रहा हूँ, आपको गालियां भी दे रहा हूँ। मतलब ये पॉलिटिक्स में तो ये कुछ होता है, कुछ जाती दुश्मनी तो नहीं होती, ये पॉलिटिकल इश्यूज आपके अपने हैं, उनके अपने हैं, फिर अब मिल नहीं बैठेंगे, कुछ जाती दुश्मनियां तो नहीं चल रही सर, फिर तो पार्लियामेंट जमहूरियत का कोई मकसद नहीं है, मतलब मिलने जुलने में भी। जी सर, फिर गैरत दिखाएं, जब इस्तीफा दिया है तो पार्टी के ओहदे से नहीं, फिर एमएनएशिप से भी इस्तीफा दें, फिर कुर्बानी दें, बोले मेरा लीडर नहीं है तो फिर मैं भी नहीं होता। फिर बताएं ना, 5-5 घरों से घूम के आप बता रहे हैं कि मैं लॉयल हूँ। सर मैं आपका भी लॉयल था, मैं उसका भी लॉयल था, मैं उसका भी लॉयल था, मैं उस पार्टी का भी लॉयल था। 20 पार्टियों से आने के बाद सर लॉयल्टी अगर है तो फिर सर उनको ये सियासत मुबारक हो, हम जैसे तो ये सियासत बेशर्मी और बेहयाई इतनी नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने वहां से इस्तीफा दिया था, इनका रजीम चेंज के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, फिर जाके हुकूमतें तोड़ी, आप जैसे हमारे जैसे लोग तो क्रिटिकल थे कि खान साहब को पार्लियामेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब और उसका वही फैसला उन्होंने बाद में माना कि मेरा गलत फैसला था, पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए, इस्तीफे। अब वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहते, इस्तीफे नहीं देना चाहते, आप कहते हैं नहीं यार ये इस्तीफे दें, आप उस वक्त कहते हैं नहीं देने चाहिए, फिर कहते नहीं इनको आप देने चाहिए। ये ड्रामेबाजी का इस्तीफा भी ना देना रऊफ साहब, फिर सेक्रेटरी जनरल से मैंने इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया भाई? अचानक आज क्या हो गया, क्यों दे दिया, क्या कर दिया? आपको बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो फिर आपने इस्तीफा क्यों? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए सर, अभी तो रऊफ साहब मसला ये कि गवर्नमेंट जो है ये तो निकम्मी है, इसको अक्ल तो है नहीं, ये समझती गाली देने से उनका नुकसान होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्टी के अंदर ईमानदार, सो कॉल ईमानदारों ने अरबों रुपए कमाए हैं। अल्लाह बड़े बोल से बजाय हथकड़ियां लगवा के आपको दिखाऊंगा, जिन कमेटियों को मैं क्रिएट कर रहा हूं आपको हथकड़ियां लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब है इसके ये तो मामला जो आप बता रहे हैं सर,
तो यहाँ पर ये फवाद चौधरी साहब की बात हुई, अभी आरिफ अलवी साहब की बात की कि इमरान खान साहब नाराज से पीटे, लेकिन वो तो खुद मिलने गए और इमरान खान साहब ने बड़ा उनका वेलकम किया जेल में। अगर वो नाराज होते तो अलवी साहब से मिलने से इनकार ही हो जाता। इसका मतलब यह कि इमरान खान साहब की ब्लेसिंग थी अगर अलवी साहब प्रेसिडेंसी में बैठे थे और इलेक्शन को वो आके अनाउंस नहीं कर रहे थे, जो आज काजी फैज़ ईसा साहब ने भी पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में उनको टांट के आरिफ अलवी साहब को कि किधर थे जी अलवी साहब, इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया उन्होंने। तो ये तो लगता है ये उनकी ब्लेसिंग शामिल थी, अदरवाइज इमरान खान साहब ना मिलते, वो बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते, उनसे नाराज, अलवी साहब से नाराज नहीं है वो। ये इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ जी, अगर वो किसी स्टेज पे डिबेट से डिवाइन हेल्थ कोई मौजूदा वो बाहर आते हैं तो आपको ये जो इस तरह की शख्सियात हैं वो आपको करीब क्या उस प्रेसिडेंट में नजर नहीं आई। ये भी आप लिख लें रिकॉर्ड के। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि उनको ये गालियां दे के मैसेज सजाए देंगे हमने गाली दे दी? सर ज़्यादा ड्रामा हो रहा है सर। ड्रामे का अंजाम यही होना है। अभी आप देखेंगे कितने टुकड़े होंगे कि आपको ढूंढने जोड़ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब मुनाफिक होना। मुझे बताएं इसमें कौन सा पीटीआई का पुराना है जिसे 14, 15, 20 साल इस पार्टी को दिए? आप जब ये बात करते हैं, आप जब ये बात करते हैं पार्टी के टुकड़े होंगे, केसेस होंगे एक के बाद दूसरा, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पे आप समझते नहीं पाकिस्तान की केस वीक होता है, बदनामी होती है। अभी यूएस कांग्रेस ने इतनी बड़ी करारदाद इन इश्यूज पे तो पेश किए कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम, इलेक्शन फ्रॉड और यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बात हम सब समझते नहीं है स्टेप से कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बदनामी होती है और हम इसका कर्षण से हमारे लिए सर, और ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब ले लेते हैं आपसे। ओके जी, वेलकम बैक। वाडा साहब, ये जो अमेरिकन कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर अमेरिकन रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होती कि फलस्तीन में जो बर्बरियत से जो जुल्म और सितम हो रहा है उस पर वो रेजोल्यूशन पास कर देते और उस पर खड़े होते। ये तो हमारा इंटरनल मामला है। तो अगर मैं उनके आज के रेजोल्यूशन का मान लूँ तो क्या फिर इमरान खान साहब की बात को मान लूँ कि मदाखलत हुई थी? तो पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता ना, ये हमारा मसला है। हम वो रहेंगे आपने आपके वहाँ ये गलत हो रहा है, हम आप पे इंटरफेयर नहीं करते, आप हम पे ना इंटरफेयर करें, आप सब बराबरी की दोस्ती रखते हैं, हम गुलामी तो नहीं मंजूर कर सकते। और जितनी एफर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड है या नहीं रिग्ड है, तो 18 में भी रिग्ड थे, उससे पहले भी रिग्ड थे, तो आप ज्यादा बेहतर है, मेरा मशवरा होगा कि अमेरिका जो है वो फलस्तीन पे खड़ा हो जाए, ऐसे रेजोल्यूशन भी पास करे, ऑर्डर भी पास करे और बर्बरियत को रोके। सर आपने बराबरी की बात की, आपने बराबरी की बात की, तो यही तो इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब अमेरिका से बराबरी पे हम तल्लुकात रखना चाहते हैं। फौज ने कहा जनाब कि आपके स्टांस की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, फिर रजीम चेंज हुआ, तो ये बात तो खान साहब भी कहते थे बराबरी होनी चाहिए। तो क्या अमेरिका और पाकिस्तान में बराबरी हो सकती है? मतलब कैन वी बोथ बी इक्वल्स? सर देखिए, जिस जगह पर रऊफ साहब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस आर्टरी में बिठाया हुआ है ना, जिस ज्योग्राफिकली, वो ऐसी आर्टरी है कि उसको बाईपास भी नहीं किया जाता। हार्ट तक पहुंचने के लिए खून की सप्लाई हमारे थ्रू ही होगी पाकिस्तान के, हमारी हमने आर्टरी बंद कर दी। लेकिन सर जी हमारे यहाँ तो वही हिसाब है, हमारा पल्ला नहीं दहला कर दी फिर मेला मेला। हमारे तो यहाँ पे तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हम तो IMF के पास पहुंचे हैं, और अगर अमेरिकन नॉट ना दे तो IMF पैसे नहीं देता। लास्ट टाइम जनरल बाजवा ने फोन करके उन्होंने अमेरिकन को कहा कि IMF की डील थ्रू कराई थी, फिर हमने बराबरी करनी है, फिर उनसे हम कैसे होगा सर? हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है सर। राउत साहब आपको सबक कर दिया, जिस फौज के कहने पे इमरान खान को पैसे मिल रहे, जिस फौज के कहने पे इस गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, इस फौज को आप तूफान आने में, अभी बारिशें आने वाली, उस पर भी आप तबाही देखेंगे, अल्लाह ना करे, और उस पर फिर फौज कूदेगी, फिर हम गालियां भी फौज को देते हैं। तो फिर हमें खुद ही शर्म आनी चाहिए। जो सारे रिजॉल्व कर रही है आर्मी, उसी को हम बुरा भला कहते हैं, उसी की गोद से बैठ के भी आते हैं, फिर उन्हीं को काटने दौड़ जाते हैं। तो हम एक तरफ शर्म करें ना, बेहयाई की सियासत खत्म करें। ठीक है, यही तो खड़े हो जिंदगी में। ठीक है फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सक्लूसिवली हमें वक्त दिया। मजीद भी हम बात करते हैं आपसे यकीनन, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।